नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धारित्री करंट अफेयर्स के एक और नए वीडियो में, जो 13 अप्रैल से 19 अप्रैल की घटनाओं से संबंधित वीडियो का तीसरा पार्ट होगा, जिसमें हम बचे हुए सेगमेंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका पहला सेगमेंट है, जिसका पहला खंड है खेल से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम, और जिसका पहला न्यूज है कि हाल ही में इंडियन फुटबॉल सुपर लीग, ध्यान रखिएगा, इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये मोहन बागान सुपर जायंट के द्वारा जीता गया है। और मोहन बागान सुपर जायंट एक फुटबॉल क्लब है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन कोलकाता में किया गया था, और जो उप विजेता रहा है वो बेंगलुरु रहा है। तो इस न्यूज को ध्यान में रखिएगा। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित फ्री स्टाइल चेस्ट ग्रैंड स्लैम टूर 2025 के विजेता जो रहे हैं वो मैग्नस कार्लसन रहे हैं, जिनका संबंध नॉर्वे से है। और उप विजेता जो है हिकारू नाकामारा है, जो कि अमेरिकन है। अगला न्यूज है कि हाल ही में आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सौरव गांगुली जी को बनाया गया है, और ये पुरुष वर्ग में है। और जब आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष का बात आता है तो ध्यान रखिएगा कैथरीन कैंपबेल, जिनका कि संबंध न्यूजीलैंड से है। तो वो विमेन क्रिकेट कमेटी की अध्यक्ष हैं कैथरीन कैंपबेल। अगला न्यूज है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। अब इससे संबंधित प्रमुख बिंदुओं को थोड़ा देख लेते हैं। तो 2025 का जो संस्करण है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण होगा, और इसका आयोजन जो है वो बिहार के 5 जिलों में किया जाएगा। और जब ये आप तक वीडियो पहुंच रहा होगा तब तक बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन शुरू हो चुका होगा। तो इसलिए थोड़ा सा इस बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा, लेकिन उससे संबंधित जो भी तथ्य होंगे वो नहीं बदलेंगे। जैसे इनका आयोजन जो है 5 जिलों में किया जाना है, तो वो जो प्रस्तावित था वो अभी चल भी रहा है, यानी कि पटना, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर और गया में होगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर जो है अर्थात मैस्कॉट वो गज सिम्हा है। गज सिम्हा यानी हाथी और शेर, गज और सिंह। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये पाल वंश के खंभे पर उकेरी गई आकृति से प्रेरित है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का अनावरण किया गया है। और थीम सॉन्ग जो है खेल के रंग बिहार के संग। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अब थोड़ा सा इसके इतिहास को देख लेते हैं। तो ये कब शुरू किया गया था? तो ये वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था, और यह राष्ट्रीय स्तर की बहुविषयक खेल प्रतियोगिता है। और ये किसके लिए है? तो मुख्य तौर पर भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक मंच है जो कि प्रदान किया जाता है। और यह 2 श्रेणियों में आयोजित किया जाता है। तो 17 वर्ष से कम उम्र के स्कूली छात्रों के लिए और 21 वर्ष से कम स्कूली उम्र के कॉलेज के छात्रों के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 श्रेणियों से संबंधित है। एक तो 17 वर्ष से कम स्कूली छात्र के लिए, और दूसरा 21 वर्ष से कम कॉलेज के छात्रों के लिए। और अब तक जितना खिताब इसका हुआ था, इसके इसके खिताब का जो जितने भी संस्करण है वो या तो महाराष्ट्र या तो फिर हरियाणा द्वारा जीता गया है। यानी इन 2 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो अभी तक इसके किसी भी संस्करण को किसी दूसरे राज्य ने नहीं जीता है। तो इस तथ्य को भी ध्यान में रखिएगा। और इसका जो 2023 का संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का, तो आयोजन जब उसका किया गया था वो तमिलनाडु में किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और उद्देश्य इसका क्या है? तो उद्देश्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाना है, ताकि उन प्रतिभाओं को एक मंच मिल सके और वो उत्तरोत्तर उसमें विकास की ओर अग्रसर हो सके। अब अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो है 2025 का तीरंदाजी विश्व कप के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो स्थापना तो इसका 1931 में किया गया था, जिसका मुख्यालय जो है लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। और इसका आयोजन जो है प्रति वर्ष किया जाता है, जिसमें आमतौर पे 4 चरण होते हैं, और 5वां जो होता है अंतिम चरण होता है, जो कि फाइनल होता है। तो ध्यान रखिएगा, शुरू के 4 चरण जो होते हैं, एक तरफ से आप कह सकते हैं कि क्वालिफाइंग राउंड होते हैं। उनको क्वालिफाई करने के बाद जो होता है अंतिम चरण, जो कि फाइनल होता है, उसमें
वो 5वां चरण होता है और अंतिम चरण होता है। और इस वर्ष के आयोजन के सभी चरण जो है, इसका पहले जैसे इसके पहले चरण का आयोजन जो है वो ऑबर्नडेल संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। दूसरे चरण का आयोजन संघाई अर्थात चीन में। तीसरे चरण का आयोजन अंताल्या तुर्की में या तुर्की जिसे हम कहते हैं। चौथे चरण का आयोजन होगा मैड्रिड स्पेन में। और अंतिम जो इसका फाइनल चरण होगा वो होगा ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में। तो ये ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा इसका पहला चरण है, जैसा कि हम जान रहे थे, इसके पहले चरण का आयोजन होना है ऑबर्नडेल संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसके पहले चरण का हम लोग परिणाम देख लेते हैं। तो इसमें 6 पदकों के साथ मेक्सिको जो है पहले स्थान पे रहा है। और जहां तक भारतीय तीरंदाजों का सवाल है, तो पहले चरण में 4 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया है उन्होंने, जिसमें 1 स्वर्ण पदक है, 1 रजत पदक है और 2 कांस्य पदक है। और जहां तक स्वर्ण पदक का बात है, तो ध्यान रखिएगा, ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। और स्वर्ण पदक को ना किसी भी हाल में याद रखिएगा, क्योंकि स्वर्ण पदक से संबंधित सवाल अक्सर पूछे जाते रहते हैं। और ये नाम भी याद रखिएगा, इस अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि ये खिलाड़ी जो है इसका किस खेल से संबंध है। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। जो है इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। और यह ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसी क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो। और यह सम्मान जो है ब्रिटिश संप्रभु जैसे किंग या क्वीन द्वारा दिया जाता है। और इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सर की उपाधि प्रदान की जाती है, यानी सब सर की उपाधि दी जाती है। और यह सम्मान किसी भी ब्रिटिश नागरिक या कभी-कभी विदेशी नागरिकों को भी दिया जाता है। तो इन सारे तथ्यों को, सारे बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। और जेम्स एंडरसन जो है वो इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज, पूर्व क्रिकेटर हैं। और क्रिकेट में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई है। अगला न्यूज है कि हाल ही में आईसीसी ने अफगानिस्तान के विस्थापित विमेन क्रिकेटर्स की मदद के लिए बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ समझौता किया है। ध्यान रखिएगा, ये किन देश की विस्थापित खिलाड़ी हैं? तो अफगानिस्तान के विस्थापित खिलाड़ी हैं। और आपको पता ही होगा अफगानिस्तान में जो सिनेरियो चल रहा है, जो करंट सिचुएशन चल रहा है तालिबान के वापसी के बाद, तो इस तरह के स्थिति में अफगानिस्तान के महिला क्रिकेटर्स को भी एक मंच मिल सके, प्लेटफॉर्म मिल सके और उनको भी मेन स्ट्रीमिंग किया जा सके, ताकि वो भी अन्य टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सके। इसके लिए बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के द्वारा उनको सपोर्ट किया जाएगा। ये सामूहिक प्रयास है तीनों क्रिकेट बोर्ड का। उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय कोष की स्थापना के साथ अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना। अब चूंकि आईसीसी का ये पहल है, तो आईसीसी के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। मुख्यालय है इसका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। और अभी वर्तमान में जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं वो जयशाह जी हैं। अगले न्यूज की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। विराट कोहली जो है T20 क्रिकेट में, जिसमें T20 क्रिकेट का जब बात यहाँ पर हो रहा है, तो इसमें इंटरनेशनल मैचेस को भी ध्यान रखिएगा और लीग मैचेस को भी ध्यान रखिएगा, जैसे आईपीएल। तो इंटरनेशनल मैचेस और लीग मैचेस को संयुक्त रूप से मिलाकर 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। ध्यान रखिएगा कि T20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले ये पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। और इनका जो 100वां हाफ सेंचुरी था, यानी कि 100वां जो अर्धशतक था, वो आईपीएल के 18वें सीजन में, जो कि अभी ऑनगोइंग है, चल रहा है, 18वें सीजन 2025 में खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बनाया गया था। और जहां तक अगर वर्ल्ड रैंकिंग में बात करें, तो डेविड वार्नर जो थे ऐसा कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी थे। और डेविड वार्नर के बाद विराट कोहली, जो कि भारतीय के तौर पे T20 क्रिकेट में 100 वर्ष तक पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं पूरे विश्व में। और जब भारत का आता है तो भारत की तरफ से पहले खिलाड़ी हैं। अगला न्यूज है कि दिसंबर 2025 में आयोजित एशियन युवा पैरा खेलों के 5वें संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा?
तो यूएई के द्वारा किया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये प्रस्तावित है और ये कब होना है तो दिसंबर 2025 में। और ये एशियन युवा पैरा खेल है, याद रखिएगा ये पैरा खेलों से संबंधित है और उसका 5वां संस्करण होगा और इसका मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा तो यूएई के द्वारा प्रस्तावित है। अगला न्यूज है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ अर्थात इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की एथलीट आयोग की अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा कि एथलीट आयोग की अध्यक्ष के तौर पर 4 साल के कार्यकाल के लिए, कार्यकाल 4 साल होगा तो 4 साल के कार्यकाल के लिए मीराबाई चानू को चुना गया है, उनका चयन किया गया है। और भारतीय भारोत्तोलन संघ जो है 1935 में स्थापित किया गया था और इसकी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अब जैसा आप लोगों को पता होगा अगले न्यूज से संबंधित है कि ओलंपिक में जो है क्रिकेट को पुनः या अर्थात फिर से शामिल किया जाएगा। तो हाल ही में आईसीसी ने घोषणा की है कि दक्षिण कैलिफोर्निया का पोमोना शहर जो है, ये नाम याद रखिएगा कि दक्षिण कैलिफोर्निया का पोमोना शहर जो है ओलंपिक खेलों के दौरान क्रिकेट प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। और क्रिकेट प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग में 6-6 टीमें भाग लेंगी, दोनों वर्ग से, ध्यान रखिएगा पुरुष वर्ग भी और महिला वर्ग भी। और क्रिकेट जो है 128 साल के बाद 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में वापसी करेगा। तो इन तथ्यों को भी ध्यान में रखिएगा। और इसमें एक और बिंदु है कि क्रिकेट साल 1900 में पेरिस ओलंपिक का हिस्सा रहा था, तब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 2 दिवसीय मुकाबला खेला गया था। यानी कि आखिरी बार जो क्रिकेट का मुकाबला हुआ था वो सन 1900 में पेरिस ओलंपिक के समय ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 2 दिवसीय मुकाबला खेला गया था। और तब के बाद अब तक यानी 2028 में जब इसकी की वापसी लॉस एंजलिस के ओलंपिक में होने जा रहा है तो इन दौरान जो है ये क्रिकेट जो है ओलंपिक से पूरी तरह से गायब था और अब इसे 128 साल के बाद फिर से वापस लाया जा रहा है और फिर से इसका आयोजन किया जाएगा। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जिन्होंने 2025 में चल रहे 18वें संस्करण में पदार्पण किया और जिनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। तो ध्यान रखिएगा कि आईपीएल के इतिहास में ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं और जब इनको चयन किया गया था तो उस समय ये 14 वर्ष के थे और ये आईपीएल का 18वें संस्करण में ये पदार्पण किए हैं। और ये किसके तरफ से खेल रहे हैं तो ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के विरुद्ध अपना पहला मैच खेला। तो ये ध्यान रखिएगा इनका पहला मैच जो था लखनऊ सुपर जायंट्स के विरुद्ध था और एक खेल किसके तरफ से रहे हैं तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे हैं। और इनका संबंध कहाँ से है तो इनका संबंध ताजपुर जो कि समस्तीपुर में एक जगह है बिहार में, तो बिहार का समस्तीपुर जिला है उसमें एक जगह है ताजपुर, वहीं से इनका संबंध है। और अपने पहले मैच में तो ये कुछ खास नहीं कर पाए लेकिन अपने दूसरे मैच में इन्होंने गुजरात टाइटंस के विरुद्ध खेलते हुए 35 गेंदों में पहला शतक लगाया है और ये सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखिएगा कि दूसरे मैच में ही अपने दूसरे ही मैच में इन्होंने गुजरात टाइटंस के विरुद्ध खेलते हुए, नाम याद रखिएगा, गुजरात टाइटंस के विरुद्ध खेलते हुए सिर्फ मात्र 35 गेंदों में शतक लगाया है और ये सबसे कम उम्र के और सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। और इनके द्वारा लगाया गया शतक जो है आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज शतक है और ये किसी भारतीय के द्वारा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है कि पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर, ध्यान रखेंगे कि पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर प्रतिष्ठित 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। तो ये 15वां एडिशन है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है तो पंजाब के द्वारा जीता गया है। और किसको हराकर जीता गया है यानी उप विजेता कौन रहा है तो मध्य प्रदेश रहा है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था तो इसका आयोजन झांसी उत्तर प्रदेश में किया गया था। तो इस बिंदु को भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से आज के वीडियो में हमारा एक और जो सेगमेंट है जो कि खेल से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम का था वो समाप्त होता है। और अब हम लोग इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट जो कि बिहार से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम से है उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। और इस सेगमेंट का जो पहला न्यूज है कि बिहार के पटना स्थित सबलपुर, ध्यान रखेंगे कि बिहार के पटना स्थित सबलपुर में देश का पहला प्रस्तावित
ब्रिज म्यूजियम अर्थात पुल संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। तो ये न्यूज महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश का पहला प्रस्तावित है। तो देश का पहला प्रस्तावित ब्रिज म्यूजियम अर्थात पुल संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, उसका निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो ये बिहार की राजधानी पटना में एक जगह है सबलपुर, वहां पर ये ब्रिज म्यूजियम का निर्माण प्रस्तावित है। और एशिया महादेश में जापान एवं चीन के बाद भारत में बनने वाला यह तीसरा ब्रिज म्यूजियम होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो जाहिर सी बात है, तो देश में जो महत्वपूर्ण पुल है उन सारे पुलों की जानकारी को जो है सहेजना, उनके बारे में बताना, उनका निर्माण कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उनका कनेक्टिविटी क्या है, उनका महत्व क्या है। तो इनसे संबंधित जितने भी पुलों की जानकारी होगी उन जानकारी को सहेजना ब्रिज म्यूजियम का प्रमुख काम होगा। अगला न्यूज है कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्य जीव इको पार्क की स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा, ये राज्य का पहला है और बिहार से संबंधित है। तो बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्य जीव इको पार्क की स्थापना की गई है, तो नाम याद रखिएगा, कैमूर में किया गया है। और इसे जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत किया गया है। और इस वन्य जीव इको पार्क का नाम क्या है, तो इसका नाम है मां मुंडेश्वरी इको पार्क। और इको पार्क होता क्या है, तो एक ऐसा पार्क जिसमें पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और इनसे संबंधित चीजों को लोगों के प्रकाश में लाकर उनको जागरूक बनाया जाता है। साथ ही लोगों को प्रकृति के साथ जुड़ने और पर्यावरण के बारे में अधिक जानने का अवसर भी मिलता है और वो चीजों को जानते हुए, समझते हुए और भी पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं। ध्यान रखिएगा इन सारे तथ्यों को, इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अगला न्यूज है कि केंद्र सरकार की ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार की ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल की हालिया आंकड़ों के अनुसार बिहार लगातार 5वीं बार देश में मुफ्त दवा आपूर्ति और वितरण के क्षेत्रों में पहले स्थान पर बना हुआ है। और ये इसीलिए न्यूज महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिहार लगातार 5 वर्षों से जो है देश में मुफ्त दवा आपूर्ति और वितरण दोनों के क्षेत्रों में जो है भारत में पहले स्थान पर बना हुआ है अमंग्स ऑल द स्टेट्स। तो जितने भी राज्य हैं उनके बीच में अपना बिहार जो है पहले स्थान पर है। और 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार देश में सबसे अधिक 611 प्रकार की औषधियां मरीजों को मुफ्त उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो 611 प्रकार की औषधियां जो है इस सिस्टम के द्वारा मरीजों को उपलब्ध कराया जाता है प्रत्येक वर्ष। और ये इस नीति की शुरुआत कब की गई थी, तो इस नीति की शुरुआत राज्य में जो है 2006 में शुरू की गई थी। और धीरे धीरे विस्तार होते होते हम आज इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि लगातार 5वीं बार जो है हम देश में पहला स्थान हासिल किए हैं मुफ्त दवा आपूर्ति और वितरण के क्षेत्र में। तो इस महत्वपूर्ण न्यूज को ध्यान रखिएगा। इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट का लास्ट न्यूज है जो कि है बिहार से ही संबंधित कि बिहार में हाल ही में 17 से 29 मार्च तक, ये डेट याद रखिएगा और ये महत्वपूर्ण है कि 17 से 29 मार्च 2025 तक परिवार नियोजन पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। अब इससे संबंधित थोड़ा सा प्रमुख बिंदुओं का ध्यान में रखते हैं क्यों क्या है। तो इसका उद्देश्य है सभी जिलों में मुफ्त निरोध अर्थात कॉन्डोम का वितरण किया जाना है। और निरोध वितरण के मामले में अर्थात कॉन्डोम वितरण के मामले में जो है बिहार में भागलपुर जिला जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। अब चूंकि परिवार नियोजन से संबंधित ये न्यूज था तो कुछ और देख लेते हैं इसी से संबंधित प्रमुख बिंदु कि पुरुष बंध्याकरण, जिसे हम लोग नसबंदी भी कहते हैं या स्टेरिलाइजेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, पुरुष बंध्याकरण में शीर्ष जिला बिहार में जो है वो शेखपुरा है। और महिला बंध्याकरण अर्थात महिला नसबंदी में जो शीर्ष जिला है वो पश्चिमी चंपारण है। तो साथ में इन सारे बिंदुओं को भी ध्यान में रखिएगा। वो इस प्रकार आज का हमारा वीडियो जो छोटा था अपेक्षाकृत इसके पहले 2 वीडियो की तुलना में, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपके लिए ये वीडियो सपोर्टिव है तो इसे आप अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। साथ ही अगर मेरा प्रयास आपको सराहनीय लगा हो तो मेरे उत्साहवर्धन के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी अगला वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही कमेंट के माध्यम से अगर आपका कोई कीमती सुझाव होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ड्रॉप करिएगा। इसी के साथ में
आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।